आज से करीब 700 साल पहले चीन के पास दुनिया की सबसे खतरनाक नेवी थी, लेकिन फिर इन्होंने अपनी नेवी को अचानक खत्म क्यों कर दिया। उसे दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी बनाई और फिर उसे अपने हाथों से ही मिटा दिया गया। दुश्मन ने इनका एक भी जहाज नहीं डुबोया, कोई भी निर्णायक समुद्री युद्ध हारा नहीं गया, कोई विदेशी साम्राज्य उसे हरा नहीं पाया। फिर भी कुछ ही सालों में दुनिया का सबसे ताकतवर समुद्री बेड़ा इतिहास से गायब हो गया। साल 1405 में इस नेवी के पास 300 से ज़्यादा बड़े बड़े जहाज़ थे। इन जहाज़ों पर 27,000 हथियारबंद सैनिक सवार थे। यह उस वक्त मानव इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे एडवांस और सबसे ताकतवर समुद्री बेड़ा था। इसने दक्षिण चीन सागर से लेकर पूर्वी अफ्रीका तक अपना खौफ और दबदबा बना लिया था। इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस ये नहीं है कि चीन ने इतनी बड़ी नौसेना बनाई कैसे। असली रहस्य ये है कि एक दिन एक फैसला हुआ और ये पूरी की पूरी नेवी को ख़त्म कर दिया गया। साल 1430 के दशक में चीन के मिंग दरबार ने खुद अपनी मर्जी से अपनी इस कभी ना हारने वाली नेवी को जलाकर राख कर दिया। ये ठीक ऐसा है कि जैसे आज अमेरिका अपनी पूरी नेवी, अपने सारे न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन्स को खुद ही आग लगा दे, अपने सारे नेवल बेस बर्बाद कर दे और दुनिया से खुद को पूरी तरह काट ले। सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज वही चाइना दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बनाने में अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। क्या वो सिर्फ अमेरिका से मुकाबला कर रहा है या 600 साल पुरानी अपनी सबसे महंगी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है। 1430 में चीन का लिया गया ये एक फैसला पूरे एम्पायर का सुइसाइड था। इसी एक फैसले ने हिंद महासागर में बहुत बड़ा पावर वैक्यूम पैदा कर दिया और ये वो खालीपन था जिसने बाद में यूरोप को पूरी दुनिया पर राज करने का खुला रास्ता दे दिया। अगर चीन ने अपनी नेवी पर खुद अपने हाथों से कुल्हाड़ी ना चलाई होती तो शायद आज दुनिया पर पश्चिमी देशों का वो असर नहीं होता जो हम आज की डेट में देख रहे हैं। लेकिन सवाल है दोस्तों कि आखिर क्यों और कैसे मानव इतिहास की सबसे विशाल और कभी ना हारने वाली नेवी बिना दुश्मन से कोई जंग लड़े समंदर में दफन कर दी गई। आज ये पूरी कहानी जानेंगे हम इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। कहानी शुरू होती है समंदर से नहीं, खून से। साल था 1402। बीजिंग के शाही महलों में आग लगी हुई थी। महल के अंदर तलवारें चलाई जा रही थी। राजधानी में अफरा तफरी थी और चीन का सम्राट अपनी ही राजधानी में जान बचाने की कोशिश कर रहा था। यह हमला किसी विदेशी सेना ने नहीं किया था। यह हमला उसके अपने चाचा ने किया था। चाचा का नाम था जू डी। इतिहास में आज इन्हें योंगल सम्राट के नाम से जाना जाता है। योंगल कोई साधारण राजकुमार नहीं थे, वो एक शानदार सेनापति थे। इन्होंने मंगोलों के खिलाफ कई जंगें जीती थी। इनकी सेना इनसे प्यार करती थी, लेकिन इनके पास एक चीज़ नहीं थी, राजा बनने का कोई वैलिड अधिकार। चीन की गद्दी उसके हिस्से में नहीं आई थी। उसके बड़े भाई की मौत के बाद राजगद्दी उसके भतीजे जियानवेन सम्राट को मिली, लेकिन झू डी ने इसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उसने विद्रोह कर दिया राजा के खिलाफ। इसके बाद 3 साल तक लगातार चाइना गृह युद्ध में जलता रहा। आखिरकार 1402 में झू डी ने राजधानी पर कब्जा कर लिया। महल में आग लगा दी गई, हजारों लोग मारे गए। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने योंगल की पूरी जिंदगी बदल दी। जब आग बुझी तो महल में जियानवेन सम्राट की लाश नहीं मिली। बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा डर जो कभी खत्म नहीं हुआ। दरबार में अफवाह फैल गई कि असली सम्राट बच निकले हैं, वो कहीं विदेश में छिपे हुए हैं और एक दिन अपनी सेना लेकर वापस आएंगे। कोई नहीं जानता था कि ये सच था या फिर ये एक अफवाह थी, लेकिन योंगल को फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ इतना पता था कि अगर लोग उसे असली सम्राट नहीं मानेंगे तो उसकी पूरी सत्ता बिखर कर रह जाएगी। अब यहाँ चाइना की पॉलिटिक्स की एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल सच्चाई को समझना ज़रूरी है। चाइना में उस टाइम पर एक मान्यता थी जिसे स्वर्ग का जनादेश या मैंडेट ऑफ हेवन कहा जाता था। इसका मतलब था कि अगर कोई शासक गद्दी पर बैठता है तो उसे यह अधिकार सीधे भगवान या स्वर्ग से मिलता है। हमारे देश में भी इसी तरह के कॉन्सेप्ट चलते आए हैं, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग बादशाहों में या अलग अलग डायनेस्टीज़ में। अब योंगल तो गद्दी छीन कर सम्राट बने थे, उसके साथ उनके अपने हाथ उनके अपने परिवार के खून से रंगे थे। उन्हें हर वक्त ये डर सताता था कि चीन की जनता और दुनिया उन्हें एक हड़पने वाला राजा ही मानेगी। इसी गहरी इनसिक्योरिटी और खौफ ने योंगल सम्राट के अंदर एक ऐसी खतरनाक कूटनीतिक महत्वाकांक्षा भर दी जिसकी कोई सीमा नहीं थी।
वो सिर्फ चीन का राजा बनकर नहीं रहना चाहते थे, वो चाहते थे कि दुनिया का हर राजा, हर कबीला उनके दरबार में आकर अपना सिर झुकाए और उसकी सत्ता को असली माने। लेकिन दोस्तों, योंगल सम्राट के सामने एक बड़ी आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम भी थी। उसे अपने ही दरबार के ट्रेडिशनल कन्फ्यूशियस विद्वानों और नौकरशाहों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। ये लोग पढ़े लिखे अफसर थे जो पुराने सिस्टम के वफादार थे और बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का कांटेक्ट रखने के सख्त खिलाफ थे। इसीलिए सम्राट ने एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही अलग और बहुत ही खतरनाक रास्ता चुना। इन्होंने अपनी सत्ता की चाबी अपने सबसे भरोसेमंद यूनिट्स या खोजों के हाथ में दे दी। इन्हीं खोजों में से एक का नाम था माहे। आज पूरी दुनिया में इस इंसान को एडमिरल झेंग हे के नाम से जाना जाता है। झेंग हे चीन के यूनान प्रांत में एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तब मिंग सेना ने उनके इलाके पर बहुत भयानक हमला किया। इस युद्ध में इनके पिता मारे गए और इस छोटे से बच्चे को बंदी बनाकर बधिया यानी कैस्ट्रेट कर दिया गया। ये उस दौर में युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने का एक बहुत ही नॉर्मल लेकिन बहुत ही दर्दनाक तरीका था। आज ये सुनने में भी मुश्किल लगता है, लेकिन उस दौर में राजमहल के लिए चुने गए कई लड़कों के साथ यही किया जाता था। उनकी पुरानी पहचान को छीन लिया जाता था ताकि उनकी नई पहचान सिर्फ और सिर्फ सम्राट से जुड़ जाए। एक 10 साल का बच्चा जिसने अपने पिता को खोया, अपना घर खोया, अपना बचपन खोया, वही एक दिन इतिहास की सबसे बड़ी नेवी को लीड करने वाला था। माहे बाकी के यूनिट्स जैसा नहीं था। वो सिर्फ आदेश नहीं मानता था, वो सवाल पूछता था, नई चीज़ें जल्दी जल्दी सीखता था। घुड़सवारी, युद्ध कला और रणनीति, हर चीज़ में वो तेज़ था। धीरे धीरे राजकुमार झू दी की नज़र उस पर पड़ी और यहीं से 2 लोगों की किस्मत हमेशा के लिए जुड़ गई। एक जिसने सिंहासन को छीना, दूसरा जिससे बचपन छीन लिया गया था, और दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए। जब झू डी ने सिविल वॉर जीतकर खुद को योंगल सम्राट घोषित किया तो उसने अपने पुराने साथियों को इनाम दिया, लेकिन इनमें भी सबसे बड़ा इनाम माहे को मिला और उसे नाम दिया गया झेंग हे, और धीरे धीरे सम्राट का सबसे भरोसेमंद आदमी वो बन गया। साल 1403 में योंगल सम्राट ने एक ऐसा शाही फरमान सुनाया जिसने पूरे चीन की इकोनॉमी को झकझोर कर रख दिया। इन्होंने राजधानी नानजिंग के पास लोंगजियांग शिपयार्ड में दुनिया के सबसे बड़े ट्रेजर शिप यानी खजाने वाले जहाज को बनाने का आदेश दिया। इन जहाज़ों को बनाने का पैमाना या स्केल इतना खौफनाक था कि इसे सुनकर आज के मरीन इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। पुराने चाइना से हज़ारों साल पुराने पेड़ों को काटा गया। लकड़ियों को शिपयार्ड तक पहुंचाने के लिए नदियों का रुख मोड़ दिया गया। लाखों बढ़ई, लुहार और मजदूरों को बेगारी यानी जबरन काम पर लगा दिया गया। नानजिंग का वो शिपयार्ड रातों रात दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल साइट बन गया। लेकिन इन सबके बीच भी हमें ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि ये कोई ट्रेडिंग या साइंटिफिक डिस्कवरी का मिशन था। मिंग दरबार का एक ग्लोबल व्यू पॉइंट पूरी तरह से साइनोसेंट्रिक था, यानी वो चीन को दुनिया का सेंटर मानते थे। उनके लिए चीन के बाहर रहने वाले सभी लोग असभ्य थे या फिर बारबेरियन थे। ये जहाज व्यापार करने नहीं बल्कि प्रभाव जमाने के लिए निकलने वाले थे। आज भी इन जहाज़ों के साइज को लेकर इतिहासकारों के बीच एक बहुत बड़ी और तीखी बहस चलती है। चीन के शाही रिकॉर्ड मिंग शिलू में दावा किया गया है कि झेंग हे के सबसे बड़े जहाज 400 फीट से ज़्यादा लंबे होते थे और उनमें 9 मस्तूल लगे होते थे। हालांकि मॉडर्न इंजीनियरिंग और फिजिक्स के रूल्स इस बात पर कई सवाल उठाते हैं। मॉडर्न रिसर्चर्स और इतिहासकारों का मानना है कि आज के स्टील के फ्रेम और मजबूत डिज़ाइन के बिना केवल लकड़ी से बना 400 फीट लंबा जहाज गहरे समंदर की ऊंची ऊंची लहरों का दबाव झेल ही नहीं सकता। वो बीच से टूटकर डूब जाएगा। इसलिए 400 फीट का ये दावा असल में मिंग सम्राटों का एक शाही प्रोपेगेंडा था। इस प्रोपेगेंडा के जरिए वो दुनिया पर अपना साइकोलॉजिकल खौफ बिठाना चाहते थे। हालांकि अगर हिस्टोरिकली देखें तो उनके जहाज़ों का एक्चुअल साइज़ 250 फीट के आसपास रहा होगा, जो उस दौर के यूरोपियन जहाज़ों के मुकाबले तब भी कई गुना बड़े और एडवांस थे। अब दोस्तों, साइज़ चाहे 400 फीट रहा हो या 250 फीट, सच ये है कि वो चीनी जहाज़ उस वक्त के सबसे मॉडर्न यूरोपियन जहाज़ों से कई गुना बड़े और ताकतवर थे। मिंग नेवी ने वाटर टाइट कंपार्टमेंट तकनीक का इस्तेमाल किया था, जो यूरोप में सदियों बाद आई। इसका मतलब ये था कि अगर समंदर में जहाज़ के एक हिस्से में पानी भर जाए तो पूरा का पूरा जहाज़ नहीं डूबता था। अब आप समझिए इस बात को कि ये कोई आम बेड़ा भी नहीं था,
बल्कि समंदर पर तैरता हुआ एक पूरा शहर होता था। इस फ्लीट का लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इतना एडवांस था कि आज की मॉडर्न नेवी भी इससे सीख सकती है। इनके पास सिर्फ बड़े ट्रेजर शिप नहीं थे, 27,000 सैनिकों को महीनों तक समंदर में जिंदा रखने के लिए अलग से बड़े बड़े वाटर टैंकर जहाज बनाए गए थे। घुड़सवार सेना के घोड़ों को ले जाने के लिए खास हॉर्स शिप थे, फ्लोटिंग बैरक, गोला बारूद के जहाज और समंदर में तारों को देखकर रास्ता तय करने के लिए दुनिया के सबसे एडवांस कैंपास और नेविगेशन चार्ज इस फ्लीट का हिस्सा थे। 2 साल की मेहनत के बाद वो दिन आया, साल 1405। नानजिंग के बंदरगाह पर सैकड़ों जहाज लहरों पर खड़े थे। हजारों सैनिक अपनी अपनी जगह पर तैयार थे। किनारों पर लाखों लोग जमा थे। किसी ने इतना बड़ा बेड़ा पहले कभी नहीं देखा था और उसके सबसे आगे अपने जहाज के डेक पर खड़ा था वही बच्चा जिसे कभी युद्धबंदी बनाकर महल लाया गया था, यानी झेंग हे। लेकिन दोस्तों, इसका असली मिशन अभी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि अगले 28 सालों में ये बेड़ा सिर्फ समंदर नहीं नापने वाला था, ये पूरी दुनिया को ये बताने वाला था कि अगर 15वीं सदी में किसी एक देश को सुपर पावर कहा जा सकता था तो वो चाइना था। उसी दौर में सवाल उठता है कि यूरोप में क्या हो रहा था। यूरोप उस वक्त फ्रांस और इंग्लैंड के बीच चल रहे 100 ईयर्स वॉर में बुरी तरह उलझा हुआ था। पश्चिम में जो जहाज इस्तेमाल हो रहे थे वो तटों के पास चलने वाली छोटी नाव के जैसे थे, यानी जिस वक्त चाइना के जहाज अफ्रीका के तटों को नाप रहे थे उस वक्त पूरे यूरोप के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी कि वो गहरे समंदर में उतर सके। ये फासला सिर्फ जहाज़ों के साइज़ का नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की अपनी कैपेबिलिटी का था। 1405 से लेकर 1433 के बीच एडमिरल झेंग हे ने समुद्र में 7 बड़ी यात्राएं की। इनका बेड़ा चंपा यानी आज का वियतनाम, जावा, मलक्का, भारत के कालीकट से लेकर लाल सागर और ईस्टर्न अफ्रीका तक गया। मॉडर्न चीनी सरकार का प्रोपेगेंडा इन यात्रियों को शांति और सांस्कृतिक दोस्ती का मिशन बताता है, लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई इससे बहुत ज़्यादा क्रूअल है और खून से सनी हुई है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के इतिहासकार जॉफ वेल्ड बताते हैं कि झेंग हे के अभियान असल में प्रोटोकोलोनिज्म या गन बोट डिप्लोमेसी का शुरुआती रूप थे। भारी मिलिट्री खतरे के जरिए चीनी दबदबा यानी पैक्स मिंग स्थापित करने का ये एक हिंसक तरीका था। इसका सबसे खौफनाक सबूत हमें पलेम्बांग यानी सुमात्रा की जंग में मिलता है। उस वक्त स्टेट ऑफ मलक्का में चेन यूजी नाम के एक कुख्यात समुद्री डाकू का आतंक था। जब उसने झेंग हे के बेड़े का रास्ता रोकने की कोशिश की तो झेंग हे ने कोई शांति वार्ता नहीं की। उसने अपनी पूरी मिलिट्री ताकत उस डाकू पर झोंक दी। चेन यूजी के हजारों आदमियों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। उसके जहाज़ों को समंदर में ही जला दिया गया। चेन यूजी को जंजीरों में बांधकर बीजिंग लाया गया और सरेआम उसका सिर कलम कर दिया गया। यही हाल श्रीलंका में हुआ। जब वहां के राजा अलाको नारा ने चीनी सम्राट की महानता मानने से इनकार किया और झेंग हे को चैलेंज किया तो चीनी सेना ने उनके राज्य पर सीधा हमला कर दिया। राजा को युद्ध में हराकर बंदी बना लिया गया और उसे भी घुटनों के बल बीजिंग के दरबार में पेश किया गया। झेंग हे कोई शांति का दूत नहीं था, वो एक ऐसा कमांडर था जो डिप्लोमेसी के साथ साथ क्रूरता का भी बहुत सटीक इस्तेमाल करना जानता था। जो राजा डर कर झुक जाता उसे इनाम मिलता और जो आंख दिखाता उसे समुद्र में ही दफन कर दिया जाता। लेकिन दोस्तों, दुनिया को डराने के इस भव्य खेल की चीन के अंदर एक बहुत भारी कीमत चुकाई जा रही थी। चीन का पूरा विदेशी कूटनीतिक ढांचा ट्रिब्यूट सिस्टम पर टिका हुआ था। इसका मतलब था कि विदेशी राजा चीन के सम्राट को प्रतीकात्मक टैक्स देते थे और बदले में चीन का सम्राट उनको उनकी दी हुई चीज़ों से कई गुना ज़्यादा कीमती तोहफे देता था। विदेशी राजदूतों को खुश करने और अपना ईगो शांत करने के लिए मिंग सम्राट उन्हें बेशकीमती रेशम, फाइन चीनी मिट्टी के बर्तन और सोना पानी की तरह बांट रहे थे। बदले में चीन को क्या मिल रहा था? अफ्रीका और अरब से कुछ विदेशी मसाले, जिराफ, जेब्रा और शुतुरमुर्ग जैसे जानवर। जब झेंग हे का बेड़ा पूर्वी अफ्रीका के मालिंदी शहर से एक जिराफ लेकर बीजिंग पहुंचा तो पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। कन्फ्यूशियस मिथकों के हिसाब से उस जिराफ को पौराणिक और पवित्र जीव किलिंग मान लिया गया। सम्राट इसे अपने शासन की सफलता का दैवीय संकेत मानने लगा। महलों में जश्न मनाए जा रहे थे, लेकिन असलियत में इन सजावटी जानवरों से देश की इकोनॉमी नहीं चल रही थी। उसी टाइम पर चाइना एक बहुत ही भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से भी गुजर रहा था। चीन की पेपर मनी हाइपर इन्फ्लेशन का शिकार हो चुकी थी। नोटों की कीमत ज़ीरो हो गई। बाजार में ट्रेड करने के लिए तांबे के सिक्कों की भी भारी कमी थी।
इस तरह चीन की पूरी इकोनॉमी को ढहने से बचाने के लिए चांदी की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन झेंग हे के इस बहुत बड़े स्टेट स्पॉन्सर्ड जहाज़ देश के लिए चांदी लाने की बजाय विदेशी राजाओं को रिश्वत देने में राजकोष को खाली कर रहे थे। एक तरफ योंगल सम्राट बीजिंग में भव्य फॉरबिडन सिटी बनवा रहा था, दूसरी तरफ वियतनाम में एक बहुत महंगा युद्ध चल रहा था और ऊपर से इस नेवी का खर्च अलग से। चीन का राजकोष पूरी तरह दिवालिया होने की कगार पर था। इन सब के अलावा जहाज बनाने का सारा बोझ आम जनता पर पड़ रहा था। लाखों किसानों को जबरन लकड़ी काटने और शिपयार्ड में काम करने के लिए भेजा जा रहा था। जब परिवार का कमाने वाला सदस्य सालों तक समंदर में या शिपयार्ड में फंसा रहेगा तो जाहिर सी बात है खेतों में अनाज कौन उगाएगा। जनता के बीच इस शाही नेवी को लेकर एक गहरी नफरत पैदा होने लगी। लेकिन चीन का असली खतरा समंदर से नहीं बल्कि राजधानी बीजिंग के बंद कमरों में पनप रहा था। मिंग दरबार अंदर ही अंदर दो गुटों में बंट चुका था। एक तरफ यूनक्स यानी खोजे थे जिनके पास नेवी, सेना और विदेशी व्यापार की ताकत थी। दूसरी तरफ ट्रेडिशनल कन्फ्यूशियस विद्वान और नौकरशाह थे जो देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। इनमें लियू दाक्सिया जैसे कद्दावर मंत्री शामिल थे। इन नौकरशाहों को अच्छी तरह से पता था कि अगर दरबार में खोजों की ताकत को हमेशा के लिए ख़त्म करना है तो उनकी ताकत को जड़ से काटना होगा, और ये जड़ थी उनकी विशाल नेवी। उन्हें बस एक सही मौके का इंतज़ार था जिससे इस नेवी को ध्वस्त कर दिया जाए। अब यहाँ एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इतिहास में अक्सर कन्फ्यूशियस नौकरशाहों को सिर्फ बहुत छोटी सोच वाला खलनायक मान लिया जाता है जिन्होंने अपनी ज़िद में दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी को ख़त्म कर दिया। लेकिन वित्तीय और प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो इन अफसरों की चिंता पूरी तरह से बेसलेस भी नहीं थी। मिंग एम्पायर के सामने एक बहुत बड़ी क्राइसिस ये थी कि उत्तर की सीमाओं पर मंगोल लगातार हमले कर रहे थे और खजाना पूरी तरह खाली हो चुका था। चीन के पॉलिसी मेकर्स के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो समंदर पर विदेशी राजाओं को जिराफ और महंगे तोहफे बांटने पर अपनी तिजोरी खाली करते रहे, या फिर अपनी सीमाओं की सुरक्षा पर पैसा लगाएं। इसीलिए बेड़े को बंद करना केवल किसी की पर्सनल दुश्मनी नहीं बल्कि उस टाइम की एक बहुत ही सीरियस आर्थिक और सामरिक मजबूरी थी। साल 1424 में योंगल सम्राट की मौत हो गई। इनकी मौत के साथ ही चीन के इतिहास का पहिया उल्टा घूमने लगा। नए सम्राट होंगक्सी के गद्दी पर बैठते ही कन्फ्यूशियस अफसरों ने दरबार पर अपना फिर से दबदबा कायम कर लिया। उन्होंने सम्राट को यकीन दिला दिया कि ये समुद्री अभियान सिर्फ पैसे की बर्बादी है और देश की महान संस्कृति को खराब कर रहे हैं। नेवी अभियानों को रोकने का आदेश जारी कर दिया गया। लेकिन ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम एक और ऐतिहासिक घटना ने किया। ये घटना समंदर में नहीं बल्कि चीन के उत्तरी सीमाओं पर घटी। साल 1449 में ओयरत मंगोलों ने उत्तर की तरफ से मिंग आर्मी पर एक बहुत भयानक हमला बोला। इस जंग में मिंग सेना पूरी तरह से कट गई और इतिहास का वो खौफनाक पन्ना लिखा गया जिसे तुमू क्राइसिस कहा जाता है। सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब मंगोलों ने खुद मिंग सम्राट च्योंगजोंग को युद्ध के मैदान से बंदी बना लिया। ये चीन के इतिहास की सबसे बड़ी मिलिट्री बेइज्जती थी। पूरे बीजिंग में दहशत फैल गई। रातों रात चीन के पॉलिसी मेकर्स को ये बात समझ आ गई कि अफ्रीका और भारत में अपनी डिप्लोमेटिक धाक जमाने का कोई मतलब नहीं है अगर उनकी अपनी राजधानी ही सेफ नहीं है। इस हार के बाद चीन के दरबार ने अपनी नज़रें समंदर से पूरी तरह से हटा ली। तय किया गया कि अब सारा पैसा और रिसोर्सेज चीन की महान दीवार के एक्सपेंशन और नॉर्थ की सीमाओं को सुरक्षित करने में लगाया जाएगा। और फिर दोस्तों लागू की गई हाइजीन की पॉलिसी। हाइजीन का मतलब था समुद्री प्रतिबंध, लेकिन ये सिर्फ समंदर में जाने से रोकने का कोई साधारण आदेश नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी और क्रूर साजिश थी जिसके तहत चीन अपने ही सुनहरे इतिहास को जड़ से मिटाने जा रहा था। ये तबाही खौफनाक थी। कन्फ्यूशियस नौकरशाहों के आदेश पर झेंग ही की यात्राओं के सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, नेविगेशन की लॉग बुक्स और दुनिया के सबसे एडवांस नक्शों को सरेआम आग लगा दी गई। जहाज़ों के ब्लूप्रिंट्स को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया ताकि फ्यूचर में कोई भी नया सम्राट इस नेवी को बनाने की दोबारा गलती ना करे। शाही फरमान जारी किया गया कि 2 से ज़्यादा मस्तूल वाले बड़े जहाज़ बनाना अब मौत की सज़ा के लायक अपराध है। जिन लॉन्गजियाक शिपयार्ड्स में कभी दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ बनते थे वहाँ तोड़ फोड़ मचा दी गई। कई बड़े बड़े जहाज़ों को समंदर के किनारे खड़ा करके उन पर कुल्हाड़ियाँ चला दी गई। वो जहाज़ जिन्होंने अफ्रीका और अरब के राजाओं को डराया था वो अब चाइना के तटों पर लावारिस खड़े थे। लकड़ी के वो बड़े बड़े ढांचे जिन पर कभी चीनी साम्राज्य का गुरूर सवार होता था अब कीड़ों और दीमकों का वो निवाला बन रहे थे।
कुछ ही दशकों के भीतर वो देश जिसने दुनिया की सबसे बेहतरीन और एडवांस जहाज बनाए थे, वो समुद्री विज्ञान और जहाज बनाने की तकनीक को ही पूरी तरह भूल गया। लेकिन दोस्तों, समंदर को मिंग दरबार ने छोड़ा था, अर्थव्यवस्था की भूख ने नहीं। जब सरकार ने विदेशी व्यापार को मौत की सज़ा से बैन कर दिया, तब आम जनता ने जिंदा रहने के लिए समंदर का ही रास्ता पकड़ा। जापानी और चीनी तस्करों ने यानी स्मगलर्स ने मिलकर साउथ चाइना सी में एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड इकोनॉमी बना ली। इन्हें समुद्री डाकू या वॉको कहा जाता था। यही लोग चोरी छिपे भारी मात्रा में विदेशी चांदी चीन लाने लगे। इतिहास का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जिस समंदर को मिंग सरकार ने देश के लिए खतरा मानकर बैन किया, उसी गैर कानूनी समुद्री ट्रेड ने बाद में चीन की पूरी अर्थव्यवस्था को ढहने से बचाया। चीन के इस अचानक अलगाववाद का ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत ही भयानक और दूरगामी हुआ। इतिहासकार केनेथ पोमरांच द ग्रेट डाइवर्जेंस के सिद्धांत में बताते हैं कि कैसे उस वक्त एशिया यूरोप से बहुत आगे था, लेकिन मिंग नेवी के अचानक गायब होने से हिंद महासागर में जो पावर वैक्यूम पैदा हुआ, उसे भरने के लिए यूरोप आगे आया। लगभग 65 साल बाद जब पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में भारत के कालीकट पहुंचा, तो उसे रोकने वाली कोई बड़ी समुद्री ताकत वहां मौजूद नहीं थी। इसके कुछ ही दशकों बाद पुर्तगालियों, डचों और ब्रिटिश कंपनीज ने स्ट्रेटेजिक रूप से अहम बंदरगाहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अगर उस वक्त मिंग राजवंश के बड़े और तोपों से लैस जहाज वहां खड़े होते, तो यूरोप के वो छोटे छोटे देश, छोटे छोटे जहाज उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। चीन की इस एक वैचारिक भूल ने यूरोप को दुनिया भर में इंपीरियलिज्म की नींव रखने का खुला मैदान दे दिया। चीन अपनी हाइजीन नीति के कारण दुनिया के तकनीकी और वैज्ञानिक विकास से कट गया। जो देश कंपास, बारूद और नेविगेशन में पूरी दुनिया को लीड कर रहा था, वो 19वीं सेंचुरी तक आते आते टेक्निकली बहुत पिछड़ गया। इसी पिछड़ेपन का रिजल्ट था कि 19वीं सदी के पहले और दूसरे अफीम युद्ध में ब्रिटेन की एक बहुत ही छोटी सी लेकिन मॉडर्न नेवी ने विशाल चीनी साम्राज्य को आसानी से घुटनों पर ला दिया। अंग्रेज़ों और जापानियों ने चीन की संप्रभुता को पूरी तरह से कुचल दिया। चाइनीज़ इतिहासकार आज भी उस खौफनाक दौर को सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन यानी अपमान की सदी कहते हैं, और ये सब उस एक फैसले का रिजल्ट था जो बीजिंग के महलों में 600 साल पहले सत्ता के लालच और डर में लिया गया। आज चाइना समंदर में जो आक्रामकता दिखाता है, चाहे वो साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना हो या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए बंदरगाहों पर कब्जा करना हो, वो किसी गलती की माफ़ी नहीं बल्कि आधुनिक मेलक्का डिलेमा का डर है। मिंग राजवंश ने समंदर छोड़कर जो पावर वैक्यूम बनाया था, आज का कम्युनिस्ट चाइना दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बनाकर उसे भर रहा है, ताकि कोई नया वास्को डी गामा या कोई पश्चिमी ताकत उसकी सप्लाई चेन को काट ना सके। इतिहास का पहिया आज पूरी तरह घूम चुका है। 15वीं सदी में चाइना ने समंदर छोड़ा और दुनिया हार गया। 21वीं सदी में वो समंदर पर कब्जा कर रहा है ताकि उसे कोई दोबारा अपमान की सदी ना दिखा सके। लेकिन दोस्तों, क्या इस बार अमेरिका, भारत और बाकी दुनिया चाइना के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तैयार है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इतिहास से जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही कई कहानियों को जानने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं उतना हमें मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोज़ को बनाने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।